नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक जो डिफ्यूज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना। पहले हमने देखी थी ओटाइटिस एक्सटर्ना की जो लोकलाइज्ड एक्यूट इन्फेक्शन थी वो, और अब हम एक इसकी डिफ्यूज इन्फेक्शन देखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि पहले इसके अंदर कॉजेज़ क्या हैं और क्या ऐसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये इन्फेक्शन हो सकती है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर वो ये बताता है कि हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, और स्पेशली जो स्विमर्स लोग हैं उनके अंदर ह्यूमिड है ना, ह्यूमिडिटी वाटरी, और जो हॉट इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है। और उसके अलावा फिर हमारे पास स्विमर्स जो है उसके अंदर मोस्टली होता है। वजह क्या है हमारे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट की वजह से जो वो पीएच चेंज कर देती है हमारे पास म्यूटल स्किन की, और किससे फ्रॉम चेंज कर देती है उसको ऑफ एसिड टू अल्कलीन लाइनिंग। ठीक है, जो कि हमारे पास पैथोजन की ग्रोथ को जो है प्रमोट कर रहा होता है। मतलब वहाँ पे एसिडिक लाइनिंग के बजाय वहाँ पे अल्कलाइनेशन की अल्कलाइन पीएच होता है जो कि हमारे पास पैथोजन की ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये हमने सारा बताया प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कि वहाँ पे जो हॉट होना चाहिए वो इन्वायरमेंट ह्यूमिड मतलब होना चाहिए, स्पेशली स्विमर्स के अंदर ज़्यादा होगा, पीएच जो है वो चेंज हो जाना जिसकी वजह से पैथोजन ग्रो करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ट्रॉमा हो जाना मीटल वॉल के अंदर कॉज हम देख रहे हैं, क्योंकि जब स्किन के अंदर ट्रॉमा होगा तभी वहाँ से पैथोजन जो अंदर जाएगा, और उसके बाद वहाँ से इन्वेजन हो जाना पैथोजन की। ये दो हमारे पास की पैथोजेंसिस का इस तरह कह सकते हैं कि स्टेप है। अब हमारे पास इन्वेजन हुई है तो कौन से पैथोजन अंदर गए हैं, ये हमारे पास पैथोजन अंदर गए हैं। स्टेफ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और सॉरी स्टेफलोकोकस ऑरिस है, सूडोमोनास है, बैसिलस प्रोटियस, स्क्रिचिया कोलाई मेनली हमारे पास सूडोमोनास और स्टेफ ऑरिस होते हैं। बाकी अब बैसिलस है, प्रोटियस है, स्क्रिचिया कोलाई है, इकोलाई वगैरह, ये भी सब मिक्स्ड इन्फेक्शन होती हैं सब ऑर्गेनिज्म की। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास आ जाती है दो फेजेस होती हैं। एक होती है हमारे पास एक्यूट फेज, एक होती है क्रॉनिक फेज। अब आपने दो चीज़ें मेन याद रखनी है कि जो एक्यूट फेज है ना, ये इसमें क्या होगा, पेन, डिस्चार्ज, साथ में हमारे पास क्या होता है, हियरिंग लॉस। क्रॉनिक में मोस्टली जो दो चीज़ें आती हैं, एक इरिटेशन है और दूसरा हमारे पास क्रस्टिंग वगैरह है। अब इसी को हमने सारा पढ़ लेना है। यहाँ पे मैंने कहा कि पेन है, डिस्चार्ज और हियरिंग लॉस है, तो हम देख लेते हैं। कैरेक्टराइज बाय हॉट बर्निंग सेंसेशन इन द ईयर फॉलोड बाय पेन। वही ना कि बर्निंग सेंसेशन है फिर पेन हुई, जो कि वही जैसे हमने पहले पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ जगह पे एग्रीवेट करवाई। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, डिस्चार्ज। स्टार्ट पे जो है वो हमारे पास सीरस डिस्चार्ज यानी वाटरी, और वो बाद में बहुत ज़्यादा थिक और प्लूरेंट डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और लाइनिंग ऑफ मीटर्स भी हमारे पास इन्फ्लेम्ड स्वेलन हो जाएगी, डेब्रिस वगैरह हमारे पास वहाँ पे सारा कलेक्ट हो जाएगा। और सीवियर केसेस में हमने कहा कि लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है। और तीसरी चीज़ हमने क्या बताई थी कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस, एक डिस्चार्ज, उससे पहले पेन, डिस्चार्ज और हियरिंग लॉस, और इन्हीं को उसने बता के लिखा हुआ है कि पेन किस चीज़ पे एग्रीवेट करेगी, और ये वो डिस्चार्ज पहले सीरियस था, बाद में थिक प्लूरेंट था, स्वेलन हो गया, हियरिंग लॉस हो गया। ये एक्यूट फेज है। क्रॉनिक में मैंने बताया दो चीज़ें, एक तो इरिटेशन है, ठीक है, और दूसरी मैंने कहा कि डिस्चार्ज की वजह से वहाँ पे क्रस्टिंग वगैरह होती है, इसे हम देखते हैं। ठीक है, उसने कहा कि क्रॉनिक फेज के अंदर करेक्टराइज बाय एक बहुत ज़्यादा इरिटेशन और डिजायर टू ईच, मतलब इरिटेशन होगी तो आपको वहाँ पे इचिंग करने को दिल करेगा। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट एक्सेरिबेशन है, और साथ में री इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वहाँ पर देखो दोबारा से आप उस जगह को इच करोगे तो वहाँ पे दोबारा री इन्फेक्शन होने का खतरा होगा। और डिस्चार्ज जो है हमारे पास, अब पहले उसने कहा था सीरस है, फिर उसने कहा क्या था कि थिक और प्लूरेंट है, अब हमारे पास कैसा हो गया, स्कैंटी डिस्चार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा थिक स्कैंटी डिस्चार्ज, और वो ड्राई हो गया। जब ड्राई होगा और जब हम उसको वहाँ से रिमूव करेंगे तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या बनेंगे, क्रस्ट बन जाएंगे। और कब जब बहुत ज़्यादा क्रस्टिंग वगैरह हो जाएगी तो मीटर स्किन वहाँ से बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होंगे, स्केल, और साथ में फिशरिंग हो जाएगी, फिशर्स और स्केल बन जाएंगे। कहीं से जो है बहुत ज़्यादा फिशर्स बन जाएंगे, कहीं स्केल बन जाएंगे, क्योंकि डिस्चार्ज बहुत थिक था, थिक डिस्चार्ज जो अपने क्रस्ट बनाए, क्रस्टिंग हुई वहाँ पे, एज अ रिजल्ट वहाँ पे हमारे पास स्केल्स और फिशर बन गए। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या है, मीटर स्टीनोसिस, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्चार्ज होगा, क्रस्टिंग होगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकनेस होगी। जब हम उस क्रस्ट को रिमूव करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पे स्टीनोसिस होगी कि वो नैरो हो जाएगी मीटर जो है, वो मीटर्स जो है। ट्रीटमेंट जो है वो भी हमने दोनों का अलग अलग देख लेना है। अगर हम एक्यूट देखते हैं ना, तो एक्यूट के अंदर क्या है कि हमें पता है कि क्या चीज़ था, एक्यूट में मोस्टली इन्फेक्शन थी ज़्यादा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करवाना है, ईयर को टॉयलेट करवाना है। ठीक है, मेडिकेशन मतलब मेडिकेटेड विस्क, वही कि स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक में रख के देनी है। पेन बहुत ज़्यादा थी, एनाल्जेसिक्स देने और एंटीबायोटिक्स देने। ठीक है, क्रॉनिक में हमने तो क्या चीज़ बताई थी कि हमने कहा था कि ये कोई डिस्चार्ज, एक तो इचिंग का इशू था, और दूसरा हमारे पास ये सारा कि बहुत सारा हमारे पास डिस्चार्ज की वजह से स्केल, फिशर्स ये बन रहे थे। अब दोनों को देख लेते हैं कि हमने पहले इन्फेक्शन को खत्म करने को ईयर को प्रॉपर टॉयलेट करेंगे। उसने कहा टॉयलेट करते वक्त ये तो सिंपल है कि हमने डेब्रिस वगैरह रिमूव करवा लिया। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट, उसने कहा है कि इंटीरियर इन्फीरियर जो मीटर रिसेस है वो एक डीप पॉकेट है, वहाँ पर ना अकोमुलेट होने का खतरा होता है पस का। तो हमने ये कहा कि हमने वहाँ पर अकोमुलेशन नहीं होने देनी पस को। ये चीज़ हो गई, नॉर्मल से लाइन से हमने कर लेना है, स्टीरॉइड से या वार्म वाटर से। नेक्स्ट आ गया मेडिकेटेड विस्क, टॉयलेटिंग करी, मेडिकेटेड विस्क की अब एक गॉज है जिसको हमने एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड में सोक करके जो इंसर्ट कर देना कैनाल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये यूजली फ्यू ड्रॉप्स हमने ट्वाइस और थ्राइस अ डे, मतलब दिन में 2-3 दफ़ा जो है हमने ये ड्रॉप्स दे देने हैं। और उसके बाद क्या है कि रोज़ चेंज करना है, और ऐसा हमने जो है ना वो 2-3 दिन के लिए हमने करना है। और उसके अलावा भी हम जो एल्यूमिनियम एस्टेट जो एंटी जो सेप्टिक्स होते हैं या सिल्वर नाइट्रेट्स वगैरह हमने वो देने हैं। बाकी नेक्स्ट हमने कहा है कि एंटीबायोटिक्स से देनी है सिस्टेमिक। ठीक है, और उसके अलावा एनाल्जेसिक्स देने हैं ताकि पेन खत्म हो। अब क्रॉनिक फेज के अंदर हमारे पास क्या आता है, एम हमारे पास क्या है कि हमने स्वेलिंग को जो
जो वो ठीक करना है और ईचिंग को कंट्रोल करना है। अब हमने क्या है कि इसमें भी दोबारा एक विस्क लेनी है जो सोक्ड है इथामोल ग्लिसरीन सोल्यूशन में। पता है ग्लिसरीन जो होता है ना वो हमारे पास क्या करवाता है, स्वेलिंग को कम करवाता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और यही हमारे पास होता है। हमने ये पढ़ा ना कि क्रस्टिंग होकर वहाँ पे फिशर स्वेलिंग वगैरह ये बन जानी है, तो ये उसको कंट्रोल करवा रहा है। उसके बाद स्टीरॉइड जो एंटीबायोटिक स्टीरॉइड क्रीम है वो हमने देनी, इन्फ्लेमेशन खत्म करे। और मेन चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर हमने सर्जिकली एक्सरसाइज करना है। ठीक है, हमने कहा था कॉम्प्लिकेशन क्या, स्टीनोसिस बन जाती है, तो हमने क्या करवाना है, सर्जिकली एक्सरसाइज करवाना है हमने। बोनी मीटर्स को मतलब उसको वाइड करना है ड्रिल के साथ, और जब ड्रिल के साथ वाइड कर देना तो फिर वहाँ पे स्किन का एक फ्लैप लगा देना। जब आप वाइड करोगे तो वो जगह वहाँ से खाली नैरो, मतलब ये ऐसे थी, तो इसको ड्रिल के साथ हमने जो है वो वाइड की है। और जहाँ पे अब जगह जो हमारे पास बच गई है वहाँ पे हमने क्या करवा देने, स्किन के हमने जो है वो ग्राफ्ट लगा देने। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो या इसे हम नेक्रोटाइजिंग भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास मेनली प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हमने बाकी सब में देखा, एल्डरली पेशेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट लोग। कॉज हमारे पास क्या है, सूडोमोनास इन्फेक्शन है, ये कॉज हो गया, ये हमारे पास प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स किन के साथ प्रेजेंट करता है। पेन सिम्टम बताते हैं एक्सक्यूरेटिंग पेन, एक्सक्यूरेटिंग होता है रेस्टलेस पेन है, पेशेंट को कहीं भी चैन नहीं आ रहा होता। उसके अलावा ग्रेनुलेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ में 3 है, एक तो एक्सक्यूरेटिंग पेन, दूसरी ग्रेनुलेशन और तीसरा हमारे पास नर्व पाल्सी होती है, क्योंकि इन्फेक्शन इतनी होती है कि जाके हमारे पास बेस ऑफ स्कल जगुलर फोरामन तक चल जाती है और बहुत सी क्रेनियल नर्व वहाँ से सारी गुजरी होती है, तो उनकी पाल्सी करवा देती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंटीरियरली हमारे पास इन्फेक्शन कहाँ स्प्रेड करती है, टेम्पेरोमैंडिबुलर जो फोसा है, ये जो चीक है यहाँ पे कान के बिल्कुल आगे, अगर हम आगे से देखें तो यहाँ पर फोसा होता है। पीछे हमारे पास ये कान के पीछे जो मेस्टोइड बोन है यहाँ पे मेस्टोइड पड़ा होता है, अंदर कान के अंदर की तरफ कर देगी मीडियली इन्फेक्शन या पिट्रस बोन के अंदर। तो इंटीरियरली कहाँ पे टेम्पेरोमैंडिबुलर फोसा, पीछे हमारे पास मेस्टोइड, मीडियली विद इन द मिडल ईयर यहाँ पे पिट्रस बोन। अब डायग्नोसिस के अंदर इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस हमने क्या करवाना है, सीटी करवा लिया, हमने एमआरआई करवा लिया। एमआरआई मोस्टली हम सॉफ्ट टिश्यूज के लिए करवाते हैं, सीटी स्कैन हम बोन के लिए करवाते हैं। 2 चीज़ें और हैं, एक होता है गैलियम 67 और एक होता है हमारे पास, जैसे हमने क्या कहा है कि टेक्नीटियम 99 है, ये रहा टेक्नीटियम 99। अब गैलियम 67 जो है हमने देख लेना है, वैसे तो हम सीटी एमआरआई के थ्रू भी सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर देख लेते हैं, लेकिन गैलियम 67 के थ्रू भी हमने जो है डायग्नोस करना है और फॉलोअप करवाते रहना है पेशेंट्स को। ठीक है, हमने चेक करना है कि विद इन द सॉफ्ट टिश्यू में हमारे पास कितनी इन्फेक्शन हुई है। गैलियम 67 याद रखना है सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन के लिए, और इसको आफ्टर एवरी 3 वीक हमने रिपीट भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्नीटियम 99 है ये बोन के लिए, जैसे सीटी भी हम बोन के लिए करवा देते हैं तो ऑल्टरनेट टेक्नीटियम 99 बोन के लिए, लेकिन ये अब हम नहीं यूज़ करते क्योंकि ना इसके ये टेस्ट पॉजिटिव रहता है फॉर अ ईयर के लिए। ये डायग्नोसिस हो गया, सीटी एमआरआई करवा लो, गैलियम 67 टिश्यूज़ के अंदर और टेक्नीटियम 99 बोन के अंदर करवा लो, लेकिन अब नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि रिमेन पॉजिटिव रहता है फॉर अ वीक और फॉर अ ईयर के लिए। और गैलियम 67 को हम लोग आफ्टर अभी 3 वीक्स का जो डायग्नोस के बाद फॉलोअप करवाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जब तक हमें जैसे बाकियों का पढ़ा इसका भी सेम है कि एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स कौन से दे सकते हैं, जेंटामाइसिन है, हमने टिकेरिसिलिन है, ये वाली हमने एंटीबायोटिक्स दे दी। और उसके अलावा ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स थी, जेंटामाइसिन, और उसके अलावा साथ में हमने जो है वो टिकेरिसिलिन वगैरह एंटीबॉडीज दे दी। उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, सेफ्ट्राइएक्सोन, अगर हमने जो है फेलोसोपोरिन देनी है। उसके अलावा हमने कोई अगर फ्लोरोक्विनोलिन में सिप्रोफ्लॉक्सिन, उफ्लॉक्सिन, लिवोफ्लॉक्सिन, मतलब ये सारी एंटीबायोटिक्स जो है वो दे देनी है। बाकी ईयर की टॉयलेट करवानी है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो था डायबिटीज़ को कंट्रोल करवाना है, विस्क वगैरह जो हमने वो दे देनी है। ये चीज़ें आ गई। नेक्स्ट आती है हमारे पास फंगल इन्फेक्शन। अब ये हमारे पास क्या है, हम कहते हैं ऑटोमाइकोसिस, सेम ईयर के अंदर के जो केनाल है उसके अंदर फंजाई का इन्फेक्शन हो गया है। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, सेम हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट ज़्यादा है। ये आ गया प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। कॉज हमारे पास क्या हो सकता है, एस्परजिलस फ्यूमागेटस या एस्परजिलस निगर या फिर कैंडिडा एल्बिकैन, ये 3 हमारे पास फंजाई हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब इसके अंदर पेशेंट जो है वो कैसे जो है प्रेजेंट करता है। कि एक ना हमने पढ़ा है कि इचिंग होगी, पेन होगी, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, पेन, इचिंग होगी, ये तो हमने पता चल गया क्योंकि इन्फेक्शन है तो ये सब तो हो गई। अब ना वाटरी डिस्चार्ज है विद मस्टी ओडोर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने पहले जहाँ पर बैक्टीरिया में तो हमेशा प्लूरन डिस्चार्ज होता है तकरीबन, लेकिन जहाँ पे हमने वायरस का पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से वहाँ पे जो था ना हेमरेजिक डिस्चार्ज होता था, क्योंकि बुले बन जाते थे तो हेमरेजिक रप्चर्स होते थे। ये वहाँ थे जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि वाटरी, बिल्कुल वाटर की तरह डिस्चार्ज होता है और मस्टी ओडोर होती है। उसमें उसने कहा कि फंगल मास जो है वो किस तरह का अपीयर हो सकता है, ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक, तीनों तरह का अपीयर हो सकता है। बाकी उसने कहा कि हमारे पास इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक वेट पीस ऑफ फिल्टर पेपर पे, ठीक है, इट लाइकन टू अ वेट अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, ये उसने आपके सिनेरियो के अंदर लिखा होगा, तो ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन क्या, अगर हमने ऑटोस्कोपी करवानी है तो हम क्या देखेंगे कि जो कैंडिडा है वो वाइट या क्रीमी डिपॉजिट्स होंगे अगर हम इसको देखते हैं ऑटोस्कोप के थ्रू। जो निगर और फ्यूमागेटस है, निगर जो वो ब्लैक कलर की फिलामेंटस ग्रोथ होगी और जो फ्यूमागेटस उसकी ब्लू ग्रीन कलर की ग्रोथ होगी। ये हमने इसका देख लिया कि हम एग्जामिनेशन में कैसी नजर आएंगी। ट्रीटमेंट हमने किया है, पहले ईयर को टॉयलेट करवा दिया, ठीक है, बाद में हमने डन और टॉयलेटिंग कैसे करें, सिरिंजिंग के थ्रू, सक्शन या मॉपिंग। अभी सिरिंजिंग ना हम आगे देखेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे जब हम फॉरेन बॉडी के अंदर की रिमूवल देखेंगे, तब सिरिंजिंग कैसे करवाते हैं, सक्शन मॉपिंग कैसे करवाते हैं। बाकी फंजाई है तो एंटी फंगल देने जैसे कि हमारे पास नाइस्टेटिन
जो है वो देने के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अगेंस्ट कैंडिडा। और हम लोग क्या दे सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल। उसने कहा था दूसरी चीज़ ना, एक इंपॉर्टेंट मैं ऊपर बताने के लिए भूल गई, कि फंगल इन्फेक्शन क्यों होती है अगर किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ की। क्यों पता है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन को एंटीबायोटिक यूज़ करा है, तो पेंसिलिन क्या है, फंजाई है। तो बहुत सी हमारे पास एंटीबायोटिक्स फंजाई से बनती है, तो अगर उनका एक्सेसिव यूज़ करो तो भी हमारे पास सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये भी इसका कॉज है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा अगेन आते हैं कि नाइस्टेटिन को एंटी फंगल जो है वो हमने दे दी है। उसके अलावा फिर हमने पोविडोन हमने आयोडीन दे दिया है, या क्लोट्राइमाजोल जो है वो दे दिया हमने, ये भी एंटी फंगल एजेंट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सैलिसिलिक एसिड अल्कोहल के साथ ये हमने दे दिया है। ठीक है। उसके अलावा फिर हमने क्या देना है, एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट है वो हमने कब तक देना होता है। एंटी फंगल ट्रीटमेंट हमने जो है कंटिन्यू करना होता है वीक। अगर हमारे पास इन्फेक्शन खत्म हो भी गई है तब भी हमने जो ट्रीटमेंट है 1 वीक तक हमने तकरीबन जारी रखना होता है, ताकि रिकरेंस ना हो जाए। और ईयर को हमने कोशिश करनी होती है कि बिल्कुल वेट ना हो, हमने इसको जो है ड्राई रखना होता है। दिस इज ऑल अबाउट ओटोमाइकोसिस।